बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी के हवाले से, जिसको कि आज 6 बरस बीत गए। आज ही के दिन 20 अगस्त को कागान जब वो अपनी अहलिया और अपने साहबजादे के साथ वहाँ पे गए थे, उसके बाद वो वहाँ गुमशुदा हुए, लापता हुए और आज तक उनकी ख़बर नहीं मिल सकी। इसी दौरान उनकी अहलिया इसी गम में गुज़र गई और उनका 6 साल का बच्चा, जो उस वक्त तकरीबन चंद महीनों का था, वो अब 6 बरस का हो चुका है और मुसलसल सड़कों पे है अपने दादा दादी के साथ। अपने अहली, उनकी जो दादा हैं, दादी हैं और मुदस्सिर नारू के जो वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ वो मुस्तकिल सड़कों के ऊपर है और इंसाफ का तलबगार है। मुदस्सिर नारू हाइब्रिड रजीम का पहला शिकार थे और ये सिलसिला आज भी नहीं रुका, ये याद रखिएगा। हम मुस्तकिल एक से दूसरी की ट्रांजिशन में हैं। मुस्तकिल हमारे सहाफ़ी, हमारे लोग जो हैं वो लापता होते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता है। मुदस्सिर नारू ने आवाज़ बुलंद की थी उस वक्त के इंतखाबात के हवाले से, जिसके ऊपर उसको एतराज़ था कि ये इंतखाब चोरी हुआ है। और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसकी फेसबुक पोस्ट जो थी उसके ऊपर वो नज़र आता है। मसलन 30 जुलाई की पोस्ट है, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। और इस तरह की अगर आप उनके फ़ेसबुक के ऊपर जाएँ, शायर थे, अदीब थे, मुसन्निफ़ थे, अहले दिल थे, हसास तबीयत के थे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर सोचते थे और यहाँ पर सोचने वालों को उठा लिया जाता है। तो यही कुछ हुआ है और आज भी मुदस्सिर नारू के वालिदैन, दोस्त, अहबाब, सहाफ़ी सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान कई और लोग जो हैं वो लापता हुए हैं, बलूचिस्तान हो या दीगर जगह हो। ये मामला एक मुस्तकिल जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है, ये मुस्तकिल एक अज़ाब बन के पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि ये हल होगा, मुदस्सिर घर आएंगे। जो PDM में की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया, अपने दफ्तर में बुलाया, लेकिन आज भी मुदस्सिर नारू का जो बच्चा है, बेटा है सच्चल, वो आज भी मुंतज़िर है। इसी तरह से मरियम नवाज़ साहिबा ने भी दावा किया, वादा किया, मोहब्बत की, लेकिन उसके बावजूद अब वो वज़ीर आला जब बनी हैं तो मेरा ख्याल है कि वो भी फरामोश कर चुकी हैं। और यही होता है, अपोजिशन में नारे कुछ और होते हैं, हुकूमत में नारे कुछ और होते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फायरवॉल का मामला जो है वो भी एक संगीन नौयत इख्तियार कर गया। इस पर मुस्तकिल हुक्मरान जो हैं वो मुतज़ाद अपनी जो बातें हैं वो कर रहे हैं। अलबत्ता ये मामला अब किस सूरत जाएगा, आज हामिद मीर साहब ने और ईमान मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो अदालत में गई। अदालत ने सुना और PTA से जवाब भी तलब किया है फायरवॉल की जो तनसीब है उसको रोकने के हवाले से। और इसी दौरान ख्वाजा आसिफ साहब का अब से थोड़ी देर पहले बयान आया कि जो बरतानिया के अंदर मामलात हैं उसमें 125 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उसमें ज़ाहिर है बरतानिया के अंदर भी राइट्स हुए और उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो सुस्त रवि है, इससे मुआशी और जो नुकसान है वो भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है और दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, ख़ास करके सियासी मामलात हैं, उसके ऊपर बिजली की जो रिलीफ़ है, पंजाब ने ये रिलीफ़ दिया है 200 से 500 यूनिट्स के हवाले से। और उसके ऊपर सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तनकीद जारी है। लफ्ज़ी जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इस पर कल कुछ लबकुशाई की थी वज़ीर आला सिंध ने और आज उसका जो मरियम नवाज़ साहिबा ने। ज़रा सुनिएगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा।
आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि IMF से पूछ के कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, ये मुमकिन था या नहीं, ये आर्जी है या नहीं, ये मुस्तकिल होगा या नहीं, ये वादा है, नारा है, इस पर भी बात करेंगे। और आज इसके साथ साथ अहम पेशरफ जो है वो बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के 12 मुकदमात में रिलीफ मिला है, लेकिन इसके साथ साथ तोशाखाना का एक और केस भी उनके खिलाफ बना दिया गया है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर लगाई है कि वादा माफ़ बनने के लिए बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तैयार हैं। ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम है उसमें भी जनरल फैज़ नेटवर्क के कहा जा रहा है कि जेल से मज़ीद 6 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसमें कितनी सदाकत है, ये मामला किधर तक जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और JUIF के रहनुमा मौलाना फजल रहमान तन्हा तहरीक चलाने के ऊपर हैं, ये भी धचका है तहरीक इंसाफ को। और 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ यहाँ जलसा करने लगी है, उसकी क्या मामलात उस पर हो सकते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और हमारे पास बहुत मोतबर पैनल है। मुसद्दिक मलिक साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब आपका भी। और सबसे पहले मैं हमारे साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये आपने देखा मुतअद्दिद मामलात हैं, सहाफ़ी मुदस्सिर नारू का मसला हो या फिर फायरवॉल का मामला हो, तब भी मामलात ऐसे थे, अब भी मामलात ऐसे हैं। क्या लगता है आपको, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरे लिहाज से ये जो जब से भी, आज से नहीं, जब से भी लोग गायब हो रहे हैं, इन किसी भी वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर हुमायूं किसी ऐसे काम में मुलव्वस है या मेरा बेटा या मेरा कोई रिश्तेदार ऐसे काम में मुलव्वस है जो कि किसी लिहाज से इस स्टेट के ख़िलाफ़ है या किसी और के लिहाज से, मैं मेनली उस लिहाज से करूँ कि जिनको हम डायरेक्टली वो कहते हैं, मेरे लिहाज से आप ज़रूर पकड़ो डॉक्टर हुमायूं को, लेकिन उनके रिश्तेदारों को बता दो कि हमने इस वजह से पकड़ा है और ये हमारे पास है। ये जो एक एम्बिग्विटी होती है या जो एक ऐसा माहौल होता है जिसमें आपको पता नहीं होता वो जिंदा है, मर गया है, कहाँ नहीं है, ये बहुत तकलीफ देती है, ये बहुत तकलीफ देती है। ये वो शायद हम वो गलती नहीं कर रहे, लेकिन ये वो डिसीजंस होते हैं जो लोगों के दिलों में प्रॉब्लम, नफरत, उसको उजागर करते हैं। ये चीज़ें वो होती हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब देखें, जैसे आपने मुदस्सिर साहब की बात की, वो प्रॉब्ली जस्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग, वो जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 18 अगस्त को लिया था, तो उसी के आसपास, एक आध दिन के आसपास ये गायब हो गए थे, जो मुझे याद पड़ा। 20 अगस्त आज के दिन, 20 अगस्त आज के दिन, ठीक है ना, वो हो गए थे एक आध दिन, और उसके बाद से कुछ पता नहीं चल रहा। दैट्स मतलब मेरे लिहाज से हुआ है। और उसके बाद अभी रिसेंटली ऑन अली खोसा है, वो बेचारा क्या है, चलो ये तो कुछ ना कुछ एक सीरियस बात करते थे, वो करते, वो तो बेचारा एक लोगों को एक हंसा के एक ऐसा पॉइंट बता रहा होता कि कहाँ क्या गलत हो रही है ना, लेकिन अब उसको भी आप लोगों ने वो कर दिया, उसको भी आप लोगों ने वो कर दिया, पता नहीं चल रहा कि किधर है क्या नहीं है। ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें इस मुल्क के लिए इन द लॉन्ग टर्म, ये इस मुल्क के लिए नहीं है। देखो हमारे साहब, और ये अनफॉर्चुनेटली पिछले दौर में जो हर दौर में देखें, मैं अभी की भी बात कर रही हूं, मैं अभी ये भी ऑन अली खोसा की आपने बात की है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दौर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अमल के खिलाफ हूं, वो जिस मर्जी दौर में हो, जो मर्जी कर रहा हो। अगर वो पीटीआई के दौर में है, वो उतना ही बुरा है जितना आज के दौर में है। फेयर इनफ, बिल्कुल, ठीक है, मगर तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें ना हो, चाहे वो इनकी हुकूमत हो, हमारी हुकूमत हो, मांडवी साहब वाले की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, ये चीज हम लोगों को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों को इसके खिलाफ उठना चाहिए कि यार ये नहीं करेंगे हम एज ए गवर्नमेंट नहीं करेंगे, हम एज ए गवर्नमेंट इस चीज का एहतजाज करना चाहिए। अच्छा, और इसीलिए इंटरनेट की सुस्त रवी के ऊपर मुसद्दिक साहब, सलीम मांडवीवाला साहब आपके पास आती हूँ। फायरवॉल का मसला हो, यानी सुस्त रवी का मसला हो, या दीगर मसाइल हों, सहाफ़ियों के मसाइल हों, आज़ादी इजहार की बात हो, आपको क्या लगता है कि क्यों हम जब अपने अदवार में होते हैं, यानी जो हुकूमत में होती है, वो भूल जाती है कि वो अपोजिशन में क्या करती थी, और जब अपोजिशन में होती है तो उसके वादे और नारे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, मैं जो हुमायूं साहब ने बात की है, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। ये हर हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है। ये
सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पीएमएलएन के लिए, ये हर हुकूमत के लिए चाहे। और आपने देखा होगा कितने इस डिसअपीयरेंसेस पे पिटिशंस होती हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में धरने होते हैं। आज भी इस पे बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही हैं और इसको एक पॉलिटिकल एक डायमेंशन भी दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सही बात है, जो भी डिसअपीयरेंस होती है उसको व्हाटएवर मे बी द रीजन, अगर वो बिजनेस से ताल्लुक है मानवी वाला साहब, ये जो इंटरनेट की सुस्त रवि है इस पे भी जरा, क्योंकि आज़ादी इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी मुतासर हो रही है, बिजनेस मुतासर हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा इनकॉम्पिटेंस का शिकार है ज्यादा, अगर आप मेरे से पूछें। दिस इज नॉट इंटेंशनल, दिस इज मोर ऑफ इनकॉम्पिटेंस। जिसने भी ये सिस्टम खरीदा है या डिजाइन किया है या ये किया है, देयर हैज बीन एक्चुअली not enough deliberation on it before launching it या before installing it। और वो हर इस किस्म की चीज, ये पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जहां ये फायरवॉल इंट्रोड्यूस की गई है। मिडल ईस्ट के तो हर कंट्री में है, इवन चाइना में है, इवन मेनी अदर कंट्रीज, आई शुड से इट्स नियरली इन एवरी कंट्री। मगर ये है कि उसको ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना, उसको कैसे चलाना, आई थिंक वो जब भी आप इस किस्म की चीज लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर ये मसाइल आते हैं। और मेरी नजर में ये वही मसाइल है, कोई जानबूझ के कोशिश नहीं की जा रही कि इंटरनेट ना चले या उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो। मुझे लगता है इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि आपने एक नई चीज लेके आए इशू है। मुसद्दिक साहब, जो मांडवी वाला साहब भी कह रहे हैं, ठीक, दोनों मौजूद ठीक इस टाइप की चीजें हो सकती, ठीक, दोनों मौजूद पे लापता होना। जी सर, लास्ट फ्यू डेज कुछ सही हो गया है मामला। हाँ, कुछ दिनों से कुछ बेहतरी आई है, मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। दोनों बातें आपने सुनी, सहाफ़ियों का या मुदस्सिर नारू का कि आज 6 साल होने, या सहाफ़ियों के ऊपर उफ्तादें पड़नी, या ये इंटरनेट रवि। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ना तो डॉक्टर साहब से कोई डिसएग्रीमेंट है ना मांडवी वाला साहब से। हमारे एक है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमने बहुत से लोग जो हैं उनको डिसअपीयरेंस के हवाले से जाना और फिर पता चला कि वो अफ़गानिस्तान में आबाद थे, कुछ अफ़गानिस्तान में मारे गए। हमारे यहाँ कम्प्लेक्सिटीज़ तो हैं, हमारे यहाँ दहशत गर्दी भी है, हमारे यहाँ कम्प्लेक्सिटी भी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादती भी है। और बिलखसूस जो दहशत गर्दी के हवाले से या किसी ऐसी तंजीम से जिनका ताल्लुक़ हो जो एक्सट्रीमिज़म कर रही हो, वो तो समझ आती है, सियासी वर्कर्स जी। मगर जहाँ पे सियासी वर्कर्स या जर्नलिस्ट आ जाते हैं, वहाँ पे फिर ये बात जो है संगीन हो जाती है। बिकॉज़ उनका तो ताल्लुक़, किसी जर्नलिस्ट का तो ताल्लुक़ किसी ऐसी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है कि हम ये गर्दाने कि वो अफ़गानिस्तान में होंगे या कहीं और चले गए होंगे। इस वजह से ये तमाम मामला, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा दौर हो, उनका दौर हो, किसी और का दौर हो, इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। होता ज़्यादातर ऐसा है मुआशरों में कि जब इस तरह की दहशतगर्दी चल रही हो और हाई हैंडेडनेस के ज़रिए, यानी उसका कोई आपको सख्त मुकाबला करना हो, तो दरमियान में लोग अपने भी ज़्यादतियाँ जो हैं वो कर जाते हैं और ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए और एक फ्रेमवर्क। मिसिंग्स का मसला है सर जी, एक डिस्टिंक्शन, सियासी तौर पर भी विक्टिमाइजेशन का जो मसला है सहाफ़ियों का, पिछले दौर में रहा। हम देखते थे हर जगह आप लोग हम खड़े हो जाते थे साथ, लेकिन अब भी उसी तरह के मामले। मैं तो इसी वजह से मैंने, अब आप हुक्मरान हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं पोजीशन तो वही ले रहा हूँ जो डॉक्टर साहब ले रहे हैं कि इसको दुरुस्त होना चाहिए। मैंने आपको उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ बताई हैं, ये भी बताया है कि जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो कई लोग दरमियान में ऐसी चीज़ें करते हैं जो नामुनासिब हैं, इलीगल हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए। मगर क्योंकि आप दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे होते हैं तो वो भी दरमियान में कोई अपना काम भी निकाल जाता है, कोई ज़्यादती कर जाता है। और ऐसा तरीक़ेकार है ना डॉक्टर साहब, जैसे अभी बरतानिया में हुआ ना, उन्होंने लोगों को पकड़ा ना, फेसबुक यूज़र्स को भी पकड़ा, ट्विटर अकाउंट यूज़ करने वालों को भी पकड़ा, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सजाएं भी फौरी तौर पर हो गई। यहाँ नहीं। देखिए, तो एक एक करके ये बात लेकर चलते हैं। तो पहले तो बात हमने वो दहशत गर्दों को अलहदा कर दिया, सहाफ़ियों को अलहदा कर दिया ताकि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी रहे।
और जो ज़्यादती को अलहदा कर दिया और दहशतगर्दी के सामना करना और उसके लिए जो हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं उनको अलहदा कर दिया। हमारा जो जुडिशल मामला है वो तो बहुत संगीन है। अभी पिछले दिनों गालिबन जो सेकंड जो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि ना जाने कितने हज़ार केसेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं, लोअर केसेस कोर्ट्स को तो छोड़ दें लाखों है सर जी। फिर 18वीं तरमीम के बाद जो है जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट्स के पास आ चुकी है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हम सपोर्ट करेंगे मगर अदरवाइज़ वो ज़्यादा जो ताकत है या कंट्रोल है लोअर कोर्ट्स का वो आ चुका है हाई कोर्ट्स के पास। तो कुछ अदालतों को अपना तरीक़ा कार बेहतर करना होगा। हमारे सियासी फ़ैसले आधे फ़ैसलों पे ये मोतरज़ हैं, आधे फ़ैसलों पे मैं मोतरज़ हूँ। अभी आप कोई फ़ैसला उठा लें तो डॉक्टर साहब एक तरफ को निकल जाएंगे, मैं दूसरी तरफ को, फिर आप फ़ैसला पलटाएं तो डॉक्टर साहब इधर आ जाएंगे और मैं उधर चला जाऊँगा। डॉक्टर साहब आप ऐसे नहीं डॉक्टर साहब नहीं करते हैं। ये फ़ैसलों की नौयत जो भी जमात है या हुक्मरान जमात है सर, फ़ैसलों की नौयत का मामला भी है। फ़ैसलों पे तो हम तनकीद कर सकते हैं ना मुअद्दबाना, तो फैसले इस तरह के होते हैं। अब आप शुरू हो जाइए मलिक गुलाम मोहम्मद और जस्टिस मुनीर से और चलती आई है भुट्टो साहब और उसके बाद कभी ये लगा दिया, कभी इसको निकाल दिया, कभी एबडू हो गया, कभी कुछ और हो गया। यानी फ़ैसलों की नौयत तो देखें। और अभी हमारा तो ये जस्टिस जो थी पुराने चीफ जस्टिस उनके जो फैसले थे, मैं छोड़ें इस वो आपका आज का टॉपिक नहीं है। नहीं हमारा है उसमें वो जैसे साकिब निसार और जनरल फैज़ ने आज राब्तों का भी एतराफ़ किया है। जी जो नौयत है इस वक्त जुडिशल फैसलों की उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि आप ये जो कह रही हैं कि जी आपके तो फैसले ही नहीं होते, ये बात ठीक है। हम भी यही कहते थे जब वो हेरोइन वाला केस हुआ तो हम कहते थे यार देखो 3 साल हो गए हैं जेल में डाले हुए, तो कोई फैसला नहीं, कोई सबूत नहीं। तो ये हमारा एक तरीका कार जो हमारे जुडिशल सिस्टम का है इसको बेहतर होना है। हमारी जो एनफोर्समेंट है उसके अंदर हमें तफरीक भी नहीं है, वो भी तो हुकूमत ने करनी। मसलन 9 मई के वाक़यात है ना, लोग गायब हैं, लापता है, गिरफ्तार हैं, अंदर हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कि उनके साथ क्या होना है, क्योंकि अदालतों के अंदर मामला चल नहीं रहे। प्रोसेस तो स्लो है मैम। मैंने जैसे मैं भी आपको इस तरह के 10 केसेस सुना दूंगा। आप ख्वाजा सलमान को जानती हैं, रफ़ीक को, ख्वाजा साद रफ़ीक को जानती हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आपके सामने, मगर वो सियासी बात हो जाएगी ना, नोक झोंक शुरू हो जाएगी। असल बात यह है कि तरीक़ा कार नहीं है सही, यानी ना हमारी प्रोसिक्यूशन का तरीक़ा कार सही है, ना हमारी अदलिया के अंदर प्रोसेस जो है वो ठीक है। जब हमने दहशतगर्दी को फाइट करना होता है तो हमें दहशतगर्दी और दीगर लोगों में तफरीक करनी है, वो तफरीक बहुत ज़रूरी है। ये बात जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मुसद्दिक, ये बात जैसे बरतानिया में आपने देखा, अभी उनके यहाँ राइट्स हुए, पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया नेटवर्क और एक शख्स आज ही FIA ने धर लिया एक लड़का, तो आपको लगता है कि वहाँ पे तो फौरी तौर पर जस्टिस होता है, वहाँ पे सारे सर्विलेंस भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सबको एतराज़ होता है कि नहीं करना, इसके ऊपर कहीं आगे नहीं बढ़ना? देखिए उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अदालतों में जो हमेशा से जो भर्तियां होती थीं और जो पाकिस्तान की अदालतों का सिस्टम है वो अगेन नेपोटिज्म पे है, उसमें मेरिट बहुत कम है। अच्छा, मेरी नज़र में एक टाइम पीरियड आया जब ये 2007 के बाद जो अदलिया का जो टेन्योर आया था, जिसमें एक किस्म का आप समझे रीवैम्प हुआ था। 2-3 साल के पीरियड में चंद ऐसे लोग बीच में से स्किप होकर आ गए कि जो इंडिपेंडेंट माइंड वाले सेट वाले हैं। इनमें से अगर आप देखते हैं, ये लोग आज जिन लोगों को, फॉर एग्जांपल जस्टिस बाबर सत्तार को ये लोग कहते हैं प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि जब वो एज अ एनालिस्ट होते थे टीवी चैनल्स पे, ही इज अ वंडरफुल जज, ठीक है ना, उस वक्त उनकी जो सोच होती थी वो ज़रा डिफरेंट होती थी एज अपोज टू दैट। लेकिन उनकी सोच और उनके फैसलों में बड़ा फ़र्क होता है। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी सोच से बालातर होके वो फैसले करते हैं। हमें उनके बाद फैसले शायद अच्छे ना लगे, हम करते थे। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, हम करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम आपका क्या मतलब है, ये जो हमारे खिलाफ ये जो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद आए थे, उसमें किन लोगों ने हमारे खिलाफ हुए? इन्हीं जजों ने सब बैठे हुए थे ना, इन्होंने कहा कि ये सब हुआ था। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है कि हमें ओवरऑल कि हमारे जज उनके जनरल, हमारे जनरल, देखिए एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सिंपल वो करती है। हम लोग किसी को ये नहीं कहते, हमने आज तक नहीं कहा
के जो चीफ जस्टिस है उनके जज है, हम ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब है जनरल फायज ईसा साहब, हम सिर्फ ये कहते हैं, मुद्दबाना गुजारिश उनसे ये है और उसकी एक हिस्ट्री है, उस बेसिस पे कहते हैं कि वो हमारे केसेस ना सुने। उसकी वजह ये है कि जब उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़माने में जब उनके ऊपर रेफरेंस दायर हुआ था तो उनकी मिसेस ने नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नाम लेकर ये वैसे खान साहब ने उस पे माजरत की थी, उन्होंने कहा ये गलत हुआ था। वो तो उनको उन्होंने कहा एक्सेप्ट कर लिया था ना, रेफरेंस ही गलत हुआ था। वो देखिए वो एक इंसान का बड़ाई होती है कि वो अपनी गलती मान ले, वो बड़ाई होती है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी एक पर्सनल लेवल पे और उनकी मिसेस ने भी ये कहा था, ये जब इस किस्म की चीजें आती है हम कहते हैं कि जी आप हमारे केसेस ना सुने, उससे रिक्यूज कर लिए, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इस वक्त जो अभी वो बात कर रहे थे ना, ये उसकी ये फायर वॉल की उसकी, हमने देखा एक मिनिस्टर साहबा कहती हैं कि ये जो है ना वीपीएन की वजह से है। वीपीएन तो पिछले कितने महीनों से चल रहा है, तो उस वक्त क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? अच्छा, मैं चूंकि उस कमेटी में हूं जो आईटी की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें पीटीए ने इनकार कर दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। जो पाशा है उसने इनकार कर दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। विच पाशा? ये एक उनके सॉफ्टवेयर वालों की वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमी नहीं वो नहीं है वो। अच्छा, मिनिस्ट्री को कुछ नहीं मालूम था ये क्या हुआ है। मैं मुस्कुरा किसी और बात कर रहा था, आपकी बात से किसी और बात कर रहा था। मगर बात वो सही कर रहा है। अब हुआ ये है कि ये जिस तरीके से ये किया गया है उसमें होता क्या है, कोई काम कर रहे होते हो और इस लेवल पे कर रहे होते हो, इतना ज्यादा पैसा और वो भी पब्लिक मनी को जब आप लगा रहे होते हो, आप उसके ऊपर एक सोच विचार करते हो। ये जो हमारे आपको पता है, आपको एक भी चीज बताता हूं, आपको पता है ना, हमने $7 बिलियन का हम लोगों ने IMF के साथ अगले 5 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता है हमने कितना लॉस किया? हमने बिटवीन 300 to 500 million dollars, that means $500 million we have lost in the last 1 month or so, just because of a wrong decision. अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे आप जरा जवाब दीजिए, फिर मैं मांडवी वाला साहब के पास जाऊं कि हमारी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो बात कह रही, मैं तो उससे मुत्तफिक हूँ। मैं क्या डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूँ? मैं ये कहूँ कि हाँ, इन्हें नहीं सुनना चाहिए, मगर वो खोसा साहब जिन्होंने एक $3 वाली किताब का वो इक़्तिबास से शुरू किया था अपना फैसला लिखना, वो उन्हें हमारा केस सुनना चाहिए था, वो तो बरहक थे। इसी तरह साकिब निसार साहब जो जिस तरह की गुफ्तगू फरमाते रहे नाम ले लेकर, उन्हें हमारे तमाम केसेस सुनने चाहिए थे। इसी तरह वो तीसरे वो एक हमारे वो जज हैं, वो सुपरवाइज करने के लिए, यानी लोअर कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ गया कि मैं देखता हूँ कैसे सज़ा नहीं होती, वो सब ठीक था। यानी ये अजीब सी बात है। मैं वाकई मैं उस तकरार में नहीं आ रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो तमाम अगर जजेस ठीक थे और उन्होंने हमें सज़ाएं दी, तो ये जज कैसे गलत है? लेकिन बात जजों के लिए निज़ाम की है। बात जो है जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि बात ये है कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है कि वो अपने आप को कैसे डीपोलराइज करेगी। ज़रा हमारी गुफ्तगू का आप एनालिसिस कर लें। वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री चीफ जस्टिसेस ऑफ पाकिस्तान। अभी मैं 2 नाम और भी ले सकता हूँ, एक बनते बनते रह गए, 4 हो गए, मैं 2 और ले लेता हूँ। मगर आप अंदाज़ा करें कि एक टेलीविज़न प्रोग्राम में 8 बजे 4-5 चीफ जस्टिसेस को हम रगड़ चुके हैं अभी तक फैसलों के हवाले से। और अगर कोई गलत करेगा तो क्यों, क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए? नहीं तो अभी आप अगर आप माने कि एक इदारा जो है वो अपना एहतसाबी अमल कर रहा है और कभी आप समझते थे ये अनटचेबल, ये हो ही नहीं सकता, तो हो गया ना। तो कुछ देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, क्यों अपने आप को कैसे डीपोलराइज करेगी। कुछ फैसले जो हो रहे हैं या फैसले जो हुए हैं, जिस तरह जो चीज़ें हुई हैं हमारे सामने, हमारी जो तारीख है, इसकी फैसलों की जो तारीख है, उसको पर भी तो कुछ नजर डालनी चाहिए ना। अगर हम कर सकती है ना, अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही है, पार्लियामेंट में पोलराइज हो चुकी ना। आप सुनिए, जजेस की तैनाती कमेटी के ऊपर आई या नहीं आई, मुझे बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब तो हर इदारे इसके सामने टकराव की शक्ल में खड़ा है। इस वजह से जो अगर हम भी कुछ करना चाहें तो आप ये मानेंगी कि हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बेहतरी के लिए कर रहे हैं, मानेंगी?
ये हो सकता है कि हम कुछ आपके पार्लियामान के अंदर एक एहतसाबी अमल शुरू करें और आपके सामने इसी तरह टीवी पे आकर बैठ जाएं और बोलें कि इन तमाम पुराने जजेस को हमने बुला लिया, तो आप क्या कहेंगी? इस वजह से ये जो लेवल ऑफ पोलराइजेशन है, जो तनाव है मुआशरे में, उसको घटाना पड़ेगा ताकि हम बैठकर कोई बात सलीके से दुरुस्त बात है। लेकिन सर मांडवीवाला साहब, जो 18वीं तरमीम हुई थी हमें याद है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी रखा गया था कि एक आईनी अदालत, उस पर माजरत के साथ PMLN पीछे हटी थी, मगर क्या पार्लियामेंट एहतसाब नहीं कर सकती? क्या जजों को, जर्नैलों को, इवन जितने अनटचेबल्स हैं उनको पार्लियामेंट नहीं बुला सकती? बिल्कुल बुला सकती है, क्यों नहीं बुला सकती? मगर बात यही है कि जब आप पार्लियामेंट में डिवाइड हो जाएंगे तो आप भी कैसे करेंगे? हमने तो बड़ा क्लियर डिवीजन देखा है पार्लियामेंट में। जब हम नैब खत्म करना चाहते थे तो कुछ पार्टियां नहीं खत्म करना चाहती थी। जब हम कहते थे कि नैब गलत चीज के लिए इस्तेमाल होता है तो वो कहती थी नहीं, नैब की जरूरत है, नैब रिक्वायर्ड है, और हमने उसको हर गवर्नमेंट में इस्तेमाल होते हुए देखा। मसला ये है कि पार्लियामेंट भी डिवाइडेड है। तो जब पार्लियामेंट डिवाइडेड होगी तो ये जो चीजें आप चाह रही हैं ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। और 18th अमेंडमेंट की तो कई चीजें पेंडिंग है। आज आपने देखा होगा, हमने ये इशू उठाया चेयरमैन बिलावल ने कि भाई ये जो आपने 18th अमेंडमेंट के बाद मिनिस्ट्रीज रखनी थी जो खत्म होनी थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई, वो आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो 18th अमेंडमेंट में तो कई चीजें, 19th आ गई, 20th आ गई, 21st अमेंडमेंट आ गई, उसके बाद तो कई अमेंडमेंट्स भी आई, मगर आज तक इन लेटर एंड स्पिरिट 18th अमेंडमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये चीजें हर जगह हैं। देखें, ये जजेस की बात कर रहे हैं मुसद्दिक साहब, अपना हुमायूं साहब, ये तो हम गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट देखते आ रहे हैं। मतलब ये तो जैसे उन्होंने कहा मैंने 3 का नाम ले लिया, 2 का मैं और ले लूंगा, तो ये तो कोई अनहोनी बात ही नहीं है। हुमायूं साहब अभी आए हैं पॉलिटिक्स में तो उनको ये चीजें नई लग रही हैं। ये तो पिछले 2 डेकेड से मैं देख रहा हूँ, बिफोर पॉलिटिक्स भी देख रहा हूँ, टीवी पे आकर कह गए कि हमने तो प्रेशर में फांसी दे दी। प्राइम मिनिस्टर खुद आके कह गए कि हमने प्रेशर में आके बस गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए, हमने कहा फांसी लगा दो। सही बात, अलमिया रहा है ये तो अलमिया रहा है। मगर मांडवीवाला साहब और हुमायूं साहब, मसला ये कि जब आप कहते थे नैब अमेंडमेंट करे, एन नहीं मानी, जब एन मानने के लिए तैयार तहरीक इंसाफ चली गई, तो अगर इसी तरह से पार्लियामेंट अपने फैसले खुद करे तो कम से कम पार्लियामेंट को मोतबर करने के लिए उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी तो बात होगी ना। मैं इस पर ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद एक बड़ा मसला है, अवाम का मसला है बिजली का, और चूंकि आप हमारे पास हैं तो उस पर भी बात करनी है। अब सूबों के बीच में एक कशमकश है, लेकिन चले काम पे है। ब्रेक के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भी बिजली के अंदर रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि ख़त पे ख़त लिखा जा रहा है सिंध से भी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज़ का नेटवर्क, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे और लोग भी उस नेटवर्क में जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं और इसके साथ साथ अवामी मसाइल भी हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। हमारे साहब अब पंजाब ने कर दिया, गलत किया सही किया जो भी किया, मगर 200 से 500 यूनिट्स तक 14 रुपये का जो फ़र्क है वो एक बड़ा फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लोग देख रहे हैं, सिंध के अंदर भी ये बात हो रही है, और मुराद अली शाह साहब ने जो बात की वो भी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के जो मामलात हैं उस पर क्यों बात नहीं होती? देखिए, गवर्नेंस के प्रॉब्लम तकरीबन हर जगह पे हैं, और अगर लेट्स सपोज मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताता हूँ बिटवीन 2014 एंड सूबों की। 2014 से लेके 2018 तक बिटवीन पंजाब, बिटवीन केपी एंड बिटवीन सिंध, जिनमें PMLN पीपल्स पार्टी और सिंध की गवर्नमेंट थी। जब 2014, जिसको 1 साल हो गया था हम तीनों को, अब ऑब्वियसली इनको ज्यादा था, ये 5.1 GDP पर थे, PTI 4.8 पर थी, और PML वो पीपल्स पार्टी जो थी वो 3.5 पे थी। ये मैं सूबों की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, उसके अगले साल जो थी ये लोग कम होके 4.8 पे हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5.1 पे चली गई केपी में, और वो लोग 2.9 पे चले गए। और करते करते अगर आप देखें इन 5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मींस केपी ओवर परफॉर्म देन बोथ द अदर वंस, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन सिंध वाज द वर्स्ट ऑफ इट। ठीक है, हम इन चीजों को जब देखते हैं, अच्छा अभी क्या हो रहा है? अब खान साहब खुश है केपी गवर्नमेंट से? मेरी इत्तला है कि खान साहब खुश नहीं है। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, जो खान साहब की पर्सनालिटी है मैं उसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करूंगा, वो आप जितना भी अच्छा करोगे ही विल आस्क फॉर मोर ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रूम टू इंप्रूव। तो अभी बिजली के इशू के ऊपर जो है, अच्छा बिजली के इशू में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी जो मरियम साहिबा ने जो बात की है ना, एक तो आई डोंट नो कि वो कर सकती थी नहीं कर सकती थी, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन डू यू नो कि केपी जो है 7 रुपए पे और सिंध जो है 16 रुपए पे करता है, और पंजाब इज मेकिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मनी जितने भी प्रोजेक्ट पंजाब में है। अच्छा, इन सब चीजों को जब हम करते हैं, आपको पता है कि ये जो ब्लूमबर्ग ने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी सर्ज हुई है, अगर आपके उसके कल 155% हुई है, बिलों के अंदर तकरीबन 18% पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा है, और आपको अंदाजा लगा ले ये पहली बार है पाकिस्तान में, क्या दुनिया में, कि आपके घर के किराए से ज्यादा आपका बिजली का बिल है। मतलब आप सोचिए, जहां पे $4 पे, जहां पे $4 कुछ से भी कम है, पीएसटीपी कम किया उन्होंने, किसी तरीके से कम किया, कुछ तो कम करके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। उस पे अब केपी गवर्नमेंट केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? केपी गवर्नमेंट तकरीबन मेरे ख्याल में, जो मुझे पता है, कि 1 लाख लोगों को, उनमें से 50% को 100% फ्री सोलर दे रही है, एज अपोज टू दिस थिंग, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है। ये देखिए, अगर ये फर्ज करें, ये कहते हैं 45 बिलियन है, मैं एक और बात बताता हूँ, इन्होंने जिस दिन ऐलान किया था, वो मेरे ख्याल में 15 अगस्त को ऐलान किया था, 16 अगस्त का लेटर इन्होंने नेपरा को लिखा हुआ है, आप बताओ कि हमें इस पे कितने पैसे हमें चाहिए होंगे। इनको फिगर नहीं पता था, तो 45 बिलियन ये कहां से ले आए फिगर? अच्छा, इन्होंने लेटर एक दिन बाद में लिखा है। को भी सलीम साहब, आपको भी ऐड करूं, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है, और कल मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये तो एक आर्जी सा है, 2 महीने के बाद क्या करेंगे, हम कोई परमानेंट सोल्यूशन लेंगे। केपी भी परमानेंट सोल्यूशन की बात करे, क्या परमानेंट सोल्यूशन है, और अगर कोई सूबा कर रहा है तो उसके ऊपर तनकीद का क्या जवाब है? देखिए अस्मा, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने तनकीद की है, बट मैं ये समझता हूं कि हर सूबे को अपना राइट है कि वो कहाँ सब्सिडी दे, अपने बजट से क्या करे क्या नहीं करे। मैं समझता हूं कि एक दूसरे सूबों के, और हर सूबे की अपनी डायनेमिक्स है। देखें, अभी हुमायूं साहब ने कहा कि हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है, एंड सिंध वाज द लास्ट। मैं इनको सिर्फ एक कहता हूं कि आप सिर्फ जो रेवेन्यू बोर्ड है ना, आपके यहाँ तो पता नहीं के में है भी कि नहीं, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की निकाल लें, और आपके रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि वेयर हु इज ग्रोइंग एट व्हाट पेस। तो ये सिर्फ कहना कि जी हमारे वक्त 5 पॉइंट की ग्रोथ थी, आप यू हैव टू कंपेयर द सिचुएशन। जब हमारी गवर्नमेंट थी, देयर वाज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स, और सारे मुल्क, सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो नेगेटिव ग्रोथ में थे, और ग्रोथ दुनिया में कहीं नहीं थी। मगर उसको, उस सिचुएशन को आप अपनी सिचुएशन से कंपेयर करेंगे, या नॉर्मल जब इकोनॉमीज चल रही हैं उससे कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन गलत है। Comparison has to be equally. It cannot be. You cannot compare a situation which is, a country facing terrorism, world economies are collapsing, हालात दुनिया के खराब हैं, और worst terrorism देखा हमारी गवर्नमेंट ने जब हमने टेक ओवर किया जनरल मुशर्रफ से, and plus we took over from a dictator. I don't think any government has faced. 2008 में बिल्कुल वो तो सूरत हाल बिल्कुल अलग है, लेकिन अब ज़ाहिर 10 साल आपकी हुकूमत को वहाँ हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा। तो सलीम साहब, एक जो परमानेंट सोल्यूशन की बात हो रही है वो क्या है? क्या आप सोलर देंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, इलेक्ट्रिक का सोल्यूशन, मुसद्दिक साहब पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी हैं, तो मैं हमेशा टीवी पे ये कहता रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड वे में आप इलेक्ट्रिक का सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान का सोल्यूशन का हल नहीं निकाल सकते। कोई कहता है आईपीपी गलत है, कोई कहता है
बिजली चोरी हो रही है, कोई कहता है लाइन लॉसेस है, कोई कहता है फलाना है, गैस की प्राइसेस बढ़ा दें, उससे सर्कुलेट, मतलब यू हैव टू लुक एट द होल एनर्जी मिक्स और उसको आपने एड्रेस करना है। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये आप बिजली कम कर दें, सब्सिडी दे दें, ये कर दें, ये जरूर एडहॉक आप चीजें कर सकते हैं, एडहॉक रिलीफ दे सकते हैं मगर लोगों को। सलीम साहब, बहुत पहले पीपल्स पार्टी ने कहा हम दे रहे हैं सोलर सिस्टम, लेकिन अभी तक उसके ऊपर हमने कुछ सुना नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, खबर नहीं आई। देखिए वो सोलर सिस्टम, अगेन सोलर सिस्टम इज अ रिलीफ टू द पीपल आउटसाइड द इलेक्ट्रिक मिक्स। उसका इलेक्ट्रिक मिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका आपका पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आप एक आउटसाइड रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। फिर आप बेवकूफी भी तो ना कहे ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे नहीं पता उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में कह दिया। नहीं, वो मुराद शाह साहब ने कहा, हो सकता है एक स्लिप ऑफ टंग हो, मगर ये कहा है उन्होंने। मगर हो जाता है, कभी कभी लोग कह जाते हैं, बट वो हमें इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कभी कभी हर आदमी से ऐसी बात हो जाती है, मगर प्रोविंसेस का सबका अपना राइट है 18th अमेंडमेंट में, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो IMF भी आ गया ना मुसद्दिक साहब। मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे IMF भी आ गया, आपने उनसे पूछा नहीं? ऑलरेडी आपका जो आना था प्लान, वो प्लान भी नहीं आ रहा, सुना है कि वो भी ताखीरी वो इस का शिकार है। जी हाँ, कौन सा? IMF ने जो पैसे देने थे आपको। सर मैं जी मांडवीवाल साहब जी, आप बात मुकम्मल ताल्लुक है। we are in I mean the government is in the IMF प्रोग्राम, और उसी के मुताबिक जो रिलीफ दिया है उन्होंने अपने बजट से दिया है, उन्होंने आउटसाइड IMF के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करके नहीं दिया। अच्छा, ये तो सलीम साहब ने फिर क्लैरिफिकेशन भी दे दी, अच्छी बात है। ये लोग सुनना चाह रहे थे कि भाई क्या है, क्योंकि कल से स्पेकुलेशंस इतनी ज्यादा थी। डॉक्टर साहब, अब पंजाब क्या करेगा? 2 महीने का रिलीफ है सिर्फ, और ये पब्लिक गैलरीज के साथ खेलने के लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है। जैसे आपकी खुशी, यानी अगर लोगों को रिलीफ मिलता है और ये पब्लिक गैलरी है, तो यही सियासत है, तो मत खेलें इस पब्लिक गैलरी में, तो रिलीफ नहीं देते। कितना बेहतरीन जवाब है कि रहने देते हैं। तो लोग जो पिस रहे हैं, आप हमसे प्रोग्राम करती रही हैं, मुझसे पूछती रही हैं कि लोग कैसे बिल दें, मैं खुद कहता रहा हूं कि ये गरीब लोग कैसे बिल दें। तो जब उनके लिए सहूलत पैदा की, तो आपने कहा पब्लिक से खेल रहे हैं, तो क्या करें? और है क्या सियासत? लोगों के दुख दर्द अगर दूर नहीं करने, तो करने क्या आए हैं? तो मैं आपके सामने, लेकिन सिर्फ पंजाब जी, मैं आपकी हुकूमत है इस वक्त। पहले तो मैं अगर आप मुनासिब समझे तो मैं थोड़ा आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ। बात तो ये है कि पहला जो पैकेज आया वो तो वफाकी हुकूमत से आया, और वो आया 200 यूनिट तक लोगों के लिए। 200 यूनिट वाले लोग जो हैं, ये कुल डोमेस्टिक के 86% बनते हैं, 86%। 86% तमाम जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको रिलीफ दिया वफाकी हुकूमत ने ऑल अक्रॉस द कंट्री। इतने ही हमारे पास पैसे थे, और इतनी हम निकाल सकते थे पैसे अपने कंस्ट्रेंट्स में, जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हमने ये नहीं देना, हमने वो नहीं देना, हमने ये नहीं करना, हमने डेफिसिट्स को ऐसे आगे नहीं बढ़ते। इसके बावजूद पाकिस्तान के 86% लोगों को 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 86% हाउस होल्ड हैं, उनको रिलीफ दे दिया। उस पर तो कोई एतराज नहीं है, या वो भी पब्लिक था। हाँ, पूरे पाकिस्तान प्लेइंग टू द गैलरी था। हाँ, चलिए अच्छे पब्लिक से वोट लिए, मैंने तो आपको मैंने दिए, तो अब आप मेरा मुकदमा पेश कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जितने पैसे थे हमने डाल दिए, और भी हम ढूंढ रहे हैं, और भी डालेंगे आने वाले वक्त में, आप देखेंगी। अच्छा, मगर उसके बाद पंजाब हुकूमत ने अपने डेवलपमेंटल फंड में से 200 से लेकर 500 तक जो उनने फैसला किया, वो ये है कि नहीं, इतना ज़्यादा बोझ है, इतनी महंगाई है, हमें लोगों को रिलीफ देना है। उन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड में से पैसे काट के 200 से 500 तक को रिलीफ दे दिया, 14 रुपए हर यूनिट के ऊपर अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ही ज़्यादा सर्फ होती है बिजली जी। ये ले जाता है 98% तक, यानी पाकिस्तान के 98% लोग, 98% लोग, यानी हर 100 घरों में से 98 घरों को रिलीफ मिल चुका है पंजाब में, और 86 घरों को पूरे पाकिस्तान में फॉर 2 मंथ्स गर्मियों के मौसम के लिए। उसके बाद तो बिल ही नीचे आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में। जरा मौसम खुलेगा तो बिल बेहतर हो जाएंगे, बोझ तो अभी पड़ रहा है। अब बात यह है,
ये मैं नहीं कह सकता किसी सूबे को कि उसे क्या करना चाहिए। हमने जो वफाक ने करना था वो कर दिया। पंजाब जो रिलीफ देना चाहता था उसने दे दिया। ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर यही रिलीफ 500 यूनिट तक अगर मुनासिब समझें और देना चाहें सिंध, अगर वो उनके बजट में हो वो डेवलपमेंट में, तो उसकी कीमत है 10 अरब रुपए। पंजाब की कीमत 47 बिलियन या 45 बिलियन थी, हमारी 50 बिलियन थी। और अगर आप ये रिलीफ देना सिंध में चाहें तो तकरीबन 10 अरब है, और अगर केपी में देना चाहें तो 7 अरब से 8 अरब के दरमियान है। और अगर बलूचिस्तान में यही रिलीफ देना चाहें, आप कह रहे हैं कि ये हो सकता नहीं, है। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये फैसला सूबों को करना है। ये बिल्कुल मांडवी वाला साहब ने 100% सही बात की। मैं बिल्कुल उस डोमेन में ही नहीं जाना चाहता जहाँ पे मैं ये कहूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे। आखिर में बलूचिस्तान में 52 करोड़ रुपए में ये रिलीफ दिया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ 52 करोड़ रुपए, जी मेरे ख्याल है 1 अरब से कम में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला जो पंजाब ने किया है डेवोल्यूशन के बाद, जो उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो कहाँ पे खर्चना चाहते हैं, ये डायरेक्ट रिलीफ है। आप समझें ये बिस्प की तरह कैश सब्सिडी है। यानी जिस तरह आज आपने भी कुछ पैसे जाते 50 अरब रुपए की बात की है कि जी, वो मैंने आपको बताया कि 50 अरब रुपए 86% पाकिस्तान के जो हाउस होल्ड्स हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि देखें इफ वी गिव रिलीफ टू 86% पीपल तो 14% लोग जो हैं वो किसी हद तक अफोर्ड करें। मगर जब उस 14% को डायसेक्ट किया पंजाब ने, तो उन्होंने कहा इसमें बहुत से मिडिल क्लास के लोग देखिए, जो आम आदमी है ना वो ये सुनना चाहता है कि आप करने क्या जा रहे हैं। जी, मैं सोलर के अभी ऊपर बता सब्सिडी, देता हाँ हूं। कीजिए, क्योंकि हम तो लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर आप कुछ 2-3 कर रहे हैं। चीजें हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो अभी मैं जो भी कह रहा हूं ये हतमी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये कि बहुत से प्रोग्राम हैं और उसके ऊपर हमारे बड़े काबिल वजीर जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि 3 से 4 मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा जा रहा है और डिफरेंट सेट ऑफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। एक कमेटी मुझे भी वज़ीर आज़म ने दी है और आज मुझे उन्होंने तंबीह की है कि तुम टीवी पे भी कह चुके हो कि वो काम तैयार है, तो कहाँ है वो काम, मेरे सामने लेकर आओ। तो अगले हफ्ते मेरा जो नुक्ता नज़र है कि लॉन्ग टर्म रिलीफ कहाँ से आ सकता है वो मैं वज़ीर आज़म के सामने लेकर जा रहा हूँ। और मुझसे पहले शायद वज़ीर तवानाई 2 प्रोग्राम्स लेकर जा रहे हैं। तो 3-4 जावियों से इसको देखा जा रहा है, जिसमें सोलर भी है, जिसमें डिमांड मैनेजमेंट भी है, जिसमें सीजनल टैरिफ्स भी हैं, जिसके अंदर ये PHDP को कंटेन करना भी है। तो ये तमाम चीजें और IPPs के लिए भी मैंने सुना है कोई मीडिएटरी कमेटी है या वो भी बना वो भी काम चल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। तो वो तमाम उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तमाम तजावीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, ये एक मैंने इसलिए ज़्यादा मैं इंटरप्ट नहीं किया कि ये अच्छी बात है कि 3 पार्टियां 3 सूबों के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं। वफाक में तो चले PMLN है, एक कंपटीशन है और हेल्दी कंपटीशन है, इसके अवाम को सम्राट। लेकिन हम इसमें ये भी नहीं कह रहे कि उन्हें करना चाहिए, ये उन पे मुनहसर है कि वो अपना फंड कैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन तरीका ये होता है, वो जैसे एक है, मैं उसको उर्दू तर्जुमा, आप बजाय किसी को मछली खिलाने के आप उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ ताकि वो एम्पावर हो जाए अपने मसला खुद हल करने के लिए। अब इन्होंने कहा है कि हम 45 अरब रुपए कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रफली करते हैं, जो एक यूनिट जो होता है ना वो 1 kVA पर आवर के लिहाज से करें तो आपका तकरीबन जो 200 यूनिट है ना वो आपको रोज़ाना के 6 घंटे दे सकता है, ठीक है। रोज़ाना के 6 घंटे आपका 200 यूनिट देगा महीने के एंड में। अब अगर हम उसमें 1 kVA का हम सोलर लगा देते हैं तो आपको तकरीबन 1.25 लाख सोलर ऐसे हो जाएंगे कि सवा लाख नहीं, तकरीबन 2.5 लाख सोलर ऐसे हो जाएंगे कि जो 2.5 लाख घरों में आपको 6 से 10 घंटे आपको बिजली फ्री दे देंगे। वो 200 यूनिट जिनको जो ये रिलीफ दे रहे हैं वो उनको कर देंगे, और वो फिर परमानेंटली होगा, 2 महीने का होगा। अब मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये देना चाहिए, लेकिन ये जो है ना ये ज्यादा चीज विजिबल है, नजर आती है। जैसे वो शहबाज शरीफ साहब ने जब ये इंपोर्टेड कोल का साहिवाल में लगा रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये साहिवाल में इंपोर्टेड कोल जो कि इतनी दूर लाके कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि यहाँ लोग देखें कि बिजली बन रही है। दैट वाज नॉट लेकिन देखिए इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इस वक्त फैसलाबाद में
100 से ज्यादा यूनिट्स बंद हो चुके हैं उसके। ये अच्छा, उसको वैसे चेक कर लीजिएगा, उसकी कुछ तरदीद भी आई है, मगर बहरहाल बंद तो ठीक हुए है ना, वो बंद हुए। अच्छा, आपको पता है, आपको तकरीबन 4000 कंपनीज पिछले चंद दिनों में 2023 में 4000 कंपनीज नई दुबई में खुली है, और ये 2023 से तकरीबन 18% ज्यादा है। 2023 में भी आपके तकरीबन 3500 के करीब वो हुई थी। हो ये रहा है, ये सारे जो गलत फैसले हो रहे हैं, अच्छा उसके पीछे अगर नीयत भी साफ होना, आपका अमल गलत है, वो उस गलत अमल की वजह से आपको स्टेबिलिटी की बात होती है ना सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा आपका एक जो होता है ना कैपेसिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस भी होना चाहिए ना। हाँ, नहीं मगर अगर अभी आप 22 अगस्त को एक जलसा भी करने जा रहे हैं जिसके ऊपर बहुत यानी तहरीके इंसाफ, उसमें क्या मसला है? खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो गई, जो क्या मसला है? ऐसा हो गया मसला, क्या तो मसला है? डिस्टेबलाइजेशन के तो खतरे होंगे ना। आपने कल उसमें क्या हो जाएगा? सुना है उनको? उसमें क्या हो जाएगा? शेर अफजल मरवत साहब को आपने सुना है? क्या कहा उन्होंने कहा कि हम क्रेनें साथ लेके आएंगे, हम जगह रोकेंगे, हम ये करेंगे, और पहले से इतना प्रेसिडेंट सही नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में तो बात करनी है, छोड़ के नहीं कहते। मुझे मांडवी वाला साहब से भी पूछना है सर, इसलिए मैं कह रही हूँ। मांडवी वाला साहब, चूंकि आखिरी कुछ मिनट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर, अब ये सब लोग ये कहते हैं, जो कंपनियां इन्होंने गिनवाई हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? देखें जी, सियासी इस्तेकाम तो इस तरह आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करें। जब तक बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं एक टेबल पे, ये जितने मसाइल आपने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं ना, ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे, और ये सिस्टम खराब से खराब होता जाएगा। और हमने पिछले 70 साल में इस मुल्क में क्या देखा है, आधा टाइम तो डिक्टेटरशिप में गुजर गया है, और अब आधा टाइम जो हमारा आपका रह जाएगा वो हम आपस में लड़ झगड़ के गुजार देंगे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है जो है। नहीं तो सलीम साहब, आप प्रेसिडेंट साहब हैं, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ठीक है, खान साहब कहते हैं मैंने नहीं बात करनी सियासी लोगों के साथ, लेकिन बहरहाल आपको तो पेशरफ्त कुछ ना कुछ करनी चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है, हम पेशरफ्त नहीं करते? ड्यूरिंग इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन, मैं खुद उस पेशरफ्त में इन्वॉल्व था। जब हमारी सीईसी मीटिंग हुई तो चेयरमैन बिलावल ने ये कहा, तो हमने, हुमायूं साहब तो नहीं थे, बट इनके दूसरे जो ओहदेदार हैं उनसे खुद हमारी बात हुई। तो मसला ये है कि हमने तो कभी दरवाजे, वो क्या बात हुई? पीपल्स पार्टी तो यही बात करके कि आगे बैठे, इसका मसला हल निकालें कोई, इलेक्शन का बजाय लड़ने जड़ने के। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी के तो दरवाजे कभी बंद होते ही नहीं है। आप तो जानती हैं पीपल्स पार्टी को, चाहे हमारा कोई दुश्मन भी हो तो उसको भी हम वेलकम करते हैं, और हमारे जो एलाइज हैं तो खैर हैं एलाइज। दुरुस्त बात है। तो प्रेसिडेंट साहब को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल है मुसद्दिक साहब ये बात दुरुस्त है। सियासी सर, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, तो मैं जरा वे फॉरवर्ड पे बात कर लूँ, आप क्या कहेंगे सर, क्या वे फॉरवर्ड है? जी, मेरे ख्याल में 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो सियासी तनाव ख़त्म करें, इसके बगैर कुछ नहीं होगा, चाहे वो इदारा जाती हो, चाहे वो सियासी जमातों के माबैन हो। ये नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात है कि ये मायूसी और तारीकी, ये नहीं कि हम कठिन हालात से नहीं गुजर रहे, मगर ये नामुरादी जो हम शाम का थिएटर करते हैं कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं आज एक यूथ कॉन्फ्रेंस पे था, आप यकीन माने वहाँ पे लोगों की आंखें आप देखें कि वो किस तरह उनको उम्मीद थी, यकीन था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उनको मुश्किलात का सामना नहीं है, उनको मुश्किलात का भी सामना है, मगर ऐसी क्या ये हो गई कि तारीकी छा गई। हम मेरा एक दोस्त है, मैं लोगों को बताता हूँ, वो इथियोपिया से है, तो मैं बहुत साल बाद उसे जाके मिला। तो जब मैं उससे मिला अमेरिका में, तो गप मार रहा था, तो मुझे बातों से पता चला कि वहाँ पे कोई इस्लामाबाद की तरह का शहर नहीं, कोई कराची नहीं है, कोई मोटरवे नहीं है, कोई न्यूक्लियर नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कच्ची सड़कें, छोटी छोटी टाउन, मगर नाउमीदी नहीं है। तो ये कहाँ से नाउमीदी आ रही है? यानी 24 करोड़ लोग, जिसमें से पढ़े लिखे भी हैं, जवान हैं, बिल्कुल उम्मीद अच्छी बात है। और तो ये 3 चीजें, एक तारीकी खत्म करें, दूसरा तनाव खत्म करें, और रहनुमाई, तीसरा आपस में बैठें,
जी आपस में बैठे, पंजाब से निकल के जी आपस में बैठे, वफाक की पूरे पाकिस्तान की देखिए बात करें। वफाक की बात मैडम मैं करेक्ट करता जाऊं, मैंने आपको बताया है कि 86% वफाक ने पूरे पाकिस्तान को रिलीफ ना, मैं उसकी बात नहीं, मैं मियाँ साहब के किरदार की बात कर रही हूँ कि वो पंजाब से निकल के अब वफाक की और पूरे पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे नहीं, मियाँ साहब कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की भी, लेकिन वफाक में तो हम काम कर रहे हैं। मियाँ साहब ही हमारे लीडर हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं की तरफ करेंगे अब देखते हैं। बात आगे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद की बात की है एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। उम्मीद हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और 25 करोड़ एक एनर्जेटिक हमारा जो मुल्क है, हमारी यूथ है, उसके अंदर उम्मीद ही जानी चाहिए और मेरा ख्याल है हमारा मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन थोड़ी सी हमें इंट्रोस्पेक्शन की, अपने एहतसाब की, खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।